तो सेठ साहब कल शो रहा था, आपकी मांग थी कि वक्फा सवालों पर मबनी एक शो होना चाहिए। बिल्कुल, इतने सवाल आए हुए हैं और हम जवाब नहीं देते और लोग फिर नाराज़ हो जाएंगे। तो आज सवालों के जवाब ही देते हैं आज। अच्छा, वैसे लोग आपसे नाराज़ नहीं होते, क्वेश्चंस अच्छा। पे क्वेश्चंस माशाल्लाह भेजते रहते हैं, हाँ, रेगुलर व्यूअर हैं, ये तो लेकिन है। आप ख्याल करते हैं या तो आपकी केयर है, हाँ, नहीं, कंसर्न we है must, इनसे we must। रिलेटेड। तो असल में जितने इश्यूज चल रहे हैं, वो मिडल ईस्ट का हो, पाक इंडिया वॉर हो, चाइना के साथ मामलात हो, टैरिफ के मामलात हो, क्वेश्चन हर एक इशू के ऊपर है। तो हमने सोचा कि आज उन्हीं को मौका देते हैं, बजाय ये कि मैं सवाल करूं, उनके सवालों को हिस्सा बना लेते हैं। इंग्लैंड से कासिम याजा क्या जानना चाहते हैं? आपके ख्याल में नई हदबंदियां नहीं तय हो रही हैं दुनिया में? ट्रंप साहब का इंडिया और पाकिस्तान को एक पेज पे रखना, जब पहला उन्होंने बयान दिया तो लोगों ने समझा यार शायद गलतफहमी की बुनियाद पे दे रहे हैं, लेकिन 7 दफा उन्होंने जिक्र किया। उसके बाद जब ये अरब ममालिक का उन्होंने दौरा किया, वहां से उन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट इकट्ठी की, उसके बाद वो इसराइल के अंदर नहीं गए। और थोड़ा सा कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही आपको कि ट्रंप साहब की जो सोच है उसमें हमें थोड़ी सी वुसअत नजर आ रही है, दुनिया थोड़ी चेंज हो रही है? और कुछ हमारे भाई जो अभी तक वो अमेरिका को उसी कैटेगरी में उन्होंने रखा हुआ है, डोंट यू थिंक इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू बेसिकली गेट क्लोजर एंड बेसिकली अपने जो मसाइल है वो हमारे हल हो सकते हैं? इस जो टाइम है, ये जो इनकी ट्रंप साहब का 5 साल का दौर है, इस पर थोड़ी रोशनी डालें। जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका कि क्या हाल ही में जो ट्रंप साहब का रोल रहा है इन दी इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें ऐसे लगता है कि उन्होंने इंडिया को सपोर्ट नहीं किया और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को और इंडिया के साथ इक्वेट कर दिया। हालांकि लोग जो तबसरे करते हैं वो यही कहते हैं कि इंडिया तो उनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अब, और हम नहीं हैं, क्योंकि वो क्वाड के अंदर और सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी, नेवल एक्सरसाइजेज भी करते रहे इकट्ठे। और इंडिया में भी बड़ी शोहरत है इस बात की कि अब नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है उसके दौर में इंडिया और अमेरिका बहुत इकट्ठे हो गए हैं। और ये भी कि अब क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया को इक्वल कर दिया, हाइफनेट कर दिया है, तो इंडिया के अंदर बड़ी नाराज़गी है। और उनके चैनल्स अगर आप देखें तो आप पाकिस्तान को कम गाली दे रहे हैं, वो ट्रंप को ज़्यादा गाली दे रहे हैं। मगर इसके बावजूद ट्रंप साहब जो है वो रोक नहीं रहे हैं, वो अभी भी वही हाइफनेट कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान। और अमेरिका की तरफ से किसी किस्म की इंडिया की हमायत नहीं हुई। यहाँ तक कि जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, जयशंकर साहब, उनकी भी बड़ी तनकीद हो रही है कि भाई तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी कहाँ गई? तुम बाकी दुनिया तो ठीक है, नहीं किसी ने सपोर्ट किया, मगर अमेरिका, तुम तो अमेरिका में एम्बेसडर भी रहे हो इंडिया के, तुम्हारे तो बड़े तल्लकार थे, तुमने तो बड़े हमें हरे बाग दिखाए थे, और क्या हो गया? वाई इज़ ट्रंप सेइंग ऑल दिस? और क्यों वो क्रेडिट ले रहा है, हालांकि हमने बड़े वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि ट्रंप का कोई रोल नहीं था, ये इंडिया एंड पाकिस्तान बायलैटरल ये सीज़ फायर हुई है। और तो इंडिया तो ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने कोई मीडिएशन की है, वो फैसिलिटेशन भी नहीं मानते, वो इंटरवेंशन भी नहीं मानते, और तो बड़ी तनकीद हो रही है। तो अब आपका सवाल इस लिहाज से सही है कि क्या ट्रंप जो है उसने पाकिस्तान और इंडिया को इक्वल कर दिया? अच्छा, मैं समझता हूँ ऐसे नहीं हुआ। मैं बताता हूँ आपको क्यों। मेरा ख्याल है अभी भी इंडिया इज़ अमेरिकाज़ पार्टनर, और नरेंद्र मोदी भी जो है वो इसी चीज़ को लेके आगे चलेगा। और आप देखिएगा कि थोड़ी बहुत आमदन रफ्त शुरू हो जाएगी ट्रंप की भी, और उसके लोगों की, और इंडिया के लोगों की आना जाना शुरू हो जाएगा, फिर नेगोशिएशंस होंगे। मेरा ख्याल है ट्रंप इज़ प्लेइंग अ लिटिल हार्ड टू गेट। ट्रंप ने पाकिस्तान से कुछ ख़ास लेना देना नहीं है। हमारे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स और ट्रेड बैलेंस जो है वो बहुत ही कम है, इट्स नॉट सिग्निफिकेंट। और हमने तो पहले ही यूनिलैटरली अनाउंस कर दिया था कि जी हम तो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर सब कुछ टैरिफ्स गिराने के लिए तैयार हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। सो ट्रंप ने पाकिस्तान से तो कुछ नहीं लेना, मगर इंडिया से वो अभी भी वो ये कह रहा है। अब जैसे आपने सुना कि एप्पल, टिम कुक को उसने कहा कि इंडिया के अंदर आईफोन्स मत बनाओ, अमेरिका में आके बनाओ, और अगर नहीं बनाओगे तो मैं 25% टैरिफ लगा दूंगा अगर इंडिया से आएंगे, एंड सो ऑन। तो मतलब है कि मेरा ख्याल है ट्रंप इज़ नेगोशिएटिंग अ हार्ड डील विद इंडिया। वो एक तरफ डील्स करता है इस किस्म की, दूसरी तरफ जो उसके टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं वो स्टेट डिपार्टमेंट के हवाले किया हुआ है, क्वाड और ये पेंटागन के हवाले किए हुए कि आप वो संभालें उन चीज़ों को, और मैं तो जो है ना, मैंने अपना ये टैरिफ वाला प्लान है इसको कामयाब करना है, और ये बहुत उसके लिए अहमियत रखता है।
बिकॉज़ ये आते सार उसने इसी के ऊपर तवज्जो दिलाई थी कि ये मेरा वेपन है फॉर नेगोशिएशन। तो मैं ये समझता हूँ कि ट्रंप जो है वो अब 7 दफ़ा नहीं 8 दफ़ा उसने यही जिक्र किया है। और इसके अलावा वो और आगे चला गया जिसके साथ इंडिया को बड़ी तकलीफ़ हो रही है। उसने कश्मीर की बात करनी शुरू कर दी। वो कहता मैं कश्मीर का मामला भी इन दोनों के दरमियान तय करूँगा। मगर अगर आप स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के साथ बात करें तो आपको पता चलेगा कि स्टेट डिपार्टमेंट समझती है कि ये ट्रंप इज़ शूटिंग फ्रॉम द हिप। मतलब ये है कि ट्रंप ऐਵੇਂ ही कह रहा है। एक सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंडिया पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर बातचीत शुरू हो जाए और ट्रंप कहे या ना कहे। और मैं समझता हूँ ये सिर्फ पब्लिक रिलेशन के लिए है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं तो सारे डिस्प्यूट्स को सेटल कर रहा हूँ। आपने देखा वो कह रहा था कि मैं तो इसराइल वाला डिस्प्यूट भी पैलेस्टाइन का सेटल करूँगा। वो कह रहा है मैंने यूक्रेन रशिया का डिस्प्यूट भी सेटल करना है। और अब वो कह रहा है मैंने इंडिया पाकिस्तान का भी करना है। तो वो तो बिल्कुल एक ऐसे है ना, एक जाल फैला रहा है कि जैसे कि ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन और वो डिलीवर करेगा। अब इसराइल के ऊपर भी कोई डिलीवरी नहीं हो रही, मिडल ईस्ट के ऊपर भी कोई डिलीवरी नहीं हो रही, यूक्रेन और रशिया के ऊपर भी कोई डिलीवरी नहीं हो रही। उधर से यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस कर दिया कि वो बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं होंगे बाय ट्रंप ऑन द क्वेश्चन ऑफ नेटो, और वो अपने टैरिफ्स जो हैं वो नहीं गिराएंगे और वो हार्ड नेगोशिएशन करेंगे। ट्रंप नाराज़ हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ट्रंप बहुत सी बातें करता है पर उसकी वो ख़ास अहमियत नहीं होती बहुत सी बातों की। कुछ की होती है, कुछ की नहीं होती। वो गेम्स खेलता है कि भाई देखता है किसी की कमज़ोरी कहाँ है, किसी की मजबूत कहाँ है, एंड ताकि वो कोई एज निकले उसको। दिस व्हाट ही कॉल्स द आर्ट ऑफ द डील। आपने देखा वो क्या करता है, लोगों को बुला के वाइट हाउस में ओवल रूम में बैठा देता है, मीडिया को कुछ बुला लेता है वहाँ और उनकी बेइज्जती करता है और उनको अंडर डिफेंस कर देता है, डिफेंसिव कर देता है। अभी साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट आया हुआ था, उसके सामने उसने ऐसी ऐसी वीडियोस चलाई जो पुरानी थी और मगर उसको शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा था। उससे पहले ज़ेलेंस्की के साथ उसने ये किया, उससे पहले उसने नेतन्याहू के साथ भी ऐसे ही करने की कोशिश की। तो आई थिंक ही इज़ अ गेम्स पर्सन, वो गेम्स खेलता है और आई थिंक ये भी उसी किस्म की गेम है। ही डजंट केयर कि जी इंडिया क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, उसे पता है कि ही हैज़ द अपर हैंड। तो मैं ये समझता हूँ कि आप वाली बात में थोड़ा सा वज़न है कि जी क्या ये पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। देखिए किसी किस्म की भी अगर ओपनिंग मिले तो पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट करना चाहिए। और अगर ट्रंप इस किस्म का रवैया उसने इख्तियार किया हुआ है तो इनको चाहिए कि ये ट्रंप के साथ और आगे बढ़े। और इस वक्त इंडिया काफ़ी तकलीफ़ में है। उन्हें पता है कि यहाँ हमारी हुकूमत ने 2 डील्स की हैं अमेरिकन के साथ, एक मिनरल डेवलपमेंट के ऊपर इन केपी एंड दूसरी डील की है ऑन क्रिप्टो करेंसी। और दोनों के अंदर इल्ज़ाम यही है कि ट्रंप के फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी हैं और ये तकलीफ़ हो रही है लोगों को। सो आई थिंक पाकिस्तान शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस। मगर मेरा ख्याल है ये वाइट हाउस के साथ इतना इनको करने की ज़रूरत नहीं है, इनको स्टेट डिपार्टमेंट के साथ करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ वाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट कभी कभी थोड़े बहुत डाइवर्ट करते हैं। रोज़मर्रा की बातें, डेली इश्यूज़ जो होते हैं वो स्टेट डिपार्टमेंट डील करता है। ओवरऑल पॉलिसी जो है वो अनाउंस कर देता है ट्रंप। मगर ट्रंप को आपको पता ही है ना कि ट्रंप और स्टेट डिपार्टमेंट के दरमियान भी बड़ी टेंशन है। अभी तो खैर उन्होंने अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लगा दिया है, बट वैसे भी वो स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर वो कहते हैं मैंने हज़ारों लोगों की छुट्टी करानी है और US एड जो है और ये है और वो है। तो इज़ क्वाइट एंटी अ लॉट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी इन द स्टेट डिपार्टमेंट। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको चाहिए कि स्टेट डिपार्टमेंट को अपनी तरफ करें। स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो टिल्टेड है टुवर्ड्स इंडिया इन माय व्यू। तो वहाँ ये इसको करें और यूज़ करें एंड दे हैव गुड कॉन्टैक्ट्स इन अमेरिका एंड दे शुड। अब ये डेलीगेशन जो जा रही है आई थिंक दे विल गो टू अमेरिका फर्स्ट और लेट्स सी व्हाट दे आर एबल टू डू। चलो इस एनालिसिस में खुर्रम अवान साहब अमेरिका से आपको मिल गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया से नाराज़ नहीं हैं बल्कि वो गेम्स खेलते हैं और आने वाले दिनों में सेठी साहब की प्रेडिक्शन के मुताबिक इंडिया के साथ विजिट शुरू हो जाएंगे, आमदोरफ्त शुरू हो जाएगी। आपको भी आपका जवाब मिल गया। अब अली कराची से क्या जानना चाहते हैं? भारत इस वक्त जो है वो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है। बहुत सारे इंटरनेशनल मैगजीन्स, बहुत सारे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स और बहुत सारा जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इस वक्त इंडिया के अगेंस्ट लिख रहा है। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो रोमांस है वो इंडिया के साथ कैसे ख़त्म हुआ? दूसरा, इंडिया का जितना वॉर के ऊपर जो कुछ उन्होंने सोचा था वो तो कुछ हुआ नहीं। उनका बासिवाए ब्राह्मोस मिसाइल सिस्टम जो है, वेपन सिस्टम जो है, उसके अलावा कोई और वेपन पाकिस्तान को उस तरह से नुकसान नहीं पहुँचा सका। चाहे वो रफाल हो, चाहे वो Su-35 हो, या MiG-29
हो या MiG-21 तो पहले ही मार खा चुका है। इतने सारी जगहों पे हिंदुस्तान ने हमसे मार खाई है और उनका फाइनली जो S-400 था वो भी तबाह हुआ। तो क्या हिंदुस्तान फिर भी जुर्रत करेगा पाकिस्तान पर हमला करने की, या फिर किसी आनी बिल्ली खंबा नोचे और उसकी तरह पानी वानी बंद करेगा और ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं इनको बढ़ाएगा? आपने तो 2-3 सवाल एक सवाल में ठोक दिए। चलें, पहली बात ये आपने कहा कि दुनिया जो है इंडिया से नाराज़ है या इंडिया जो है को सपोर्ट नहीं दिया उन्होंने, इंडिया के ख़िलाफ़ आपने ये कहा कि इट्स बिकम एंटी इंडिया। एक्चुअली मैं समझता हूँ दुनिया एंटी इंडिया नहीं है। एंटी इंडिया होना और प्रो इंडिया होना दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। दुनिया अभी भी प्रो इंडिया है, मगर दुनिया ने जो रिएक्शन दिया है ऑन दिस पहलगाम, इंडिया उससे खुश नहीं है, उसको सपोर्ट नहीं मिली उन्हें। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सपोर्ट नहीं मिली का ये मतलब नहीं है कि वो एंटी थे इसलिए सपोर्ट नहीं दी। नो, उन्होंने सपोर्ट 2 वजह से नहीं दी। एक तो ये कि इंडिया ने कोई एविडेंस प्रेजेंट नहीं की। इंडिया ने एक दिन हमला होता है, बहुत से सवाल खड़े हो जाते हैं, अभी सवाल ही खड़े ही हो रहे हैं और इंडिया पहले ही इल्ज़ाम लगाता था पाकिस्तान पे। ऐसे दुनिया को लगता है कि ये तो प्री प्लान्ड था सब कुछ और वो हमला कर देता है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ना वो वॉर से बहुत कतराती है, स्पेशली बिटवीन 2 न्यूक्लियर पावर्स। ये पहली दफ़ा है कि न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान इस लेवल तक एक कॉन्फ्लिक्ट हुई है। 1962 क्यूबन क्राइसिस आप लोगों को तो खैर याद नहीं होगी, मगर तारीख़ अगर आप पढ़ेंगे बिटवीन रशिया एंड अमेरिका, जब रशिया ने क्यूबा के अंदर मिसाइल्स लगा दिए थे और अमेरिका ने जो अंडर जॉन एफ कैनेडी उनको कहा था कि इनको रिमूव करो नहीं तो वी विल नॉट अलाउ योर मिसाइल योर शिप्स टू गो थ्रू, और बिल्कुल हेड ऑन क्लैश होने वाला था। एंड देन क्रुश्चोव was in Russia, सोवियत यूनियन, तो क्रुश्चोव ने फिर बैक ऑफ कर दिया। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम 2 nuclear armed countries have had this level of conflict, so people got very worried and they felt that India should not do this. India should have presented evidence, then India should have used international forums to discuss these issues, but इस तरीके से हमला करना was wrong. Same, इंडिया का ये जो फौरन उन्होंने एक नई डॉक्ट्रिन अनाउंस कर दी कि जी द न्यू नॉर्मल, मतलब ये है कि वी कंसिडर आवरसेल्व्स टू बी एट वॉर विद पाकिस्तान। अब आगे से वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। ये पॉज है, अभी भी जो बात चल रही है ये पॉज है, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। तो ये दिस इंटरनेशनल कम्युनिटी इन चीज़ों को पसंद नहीं करती इस किस्म की बात को। क्या मतलब है यू आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर? तो इसका मतलब है किसी स्टेज पे कोई भी उठ के वहाँ कुछ गड़बड़ कर दे तो आप कहेंगे पाकिस्तान ने किया है और आप हमले करने शुरू कर देंगे, और आप हमला करेंगे और आपको पता तो चल गया आपके पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करता है। तो अब तो बड़ी इवनली मैच्ड है सब कुछ, और अब हमला आप करेंगे तो इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, अब तो पाकिस्तान एंड चाइना आर वन। तो ये आप किधर ले जाना चाह रहे हैं? ये तो बहुत जल्दी एस्केलेट कर जाएगा टू न्यूक्लियर टेंशंस। तो ये भी वजह है कि इंडिया को सपोर्ट नहीं किया इंटरनेशनल कम्युनिटी ने। सो देयर आर दीज 2 रीजंस, नो एविडेंस एंड देन सेकेंडली द इंडियाज़ न्यू नॉर्मल डॉक्ट्रिन जो है, दुनिया इसको सपोर्ट नहीं कर रही बिकॉज दे थिंक कि ये बिल्कुल एक रेसिपी है फॉर फर्दर एस्केलेशन नेक्स्ट टाइम समथिंग लाइक दिस हैपन्स। तो आई थिंक एक तो ये दिस इज़ टू आंसर योर क्वेश्चन। दूसरी बात ये है कि इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट इन इंटरनेशनल कम्युनिटी का रोमांस विद इंडिया इज़ वेयरिंग थिन। और ये 2 इसकी वजूहत है मेजर, एक लॉन्ग टर्म वजूहत है और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म वजूहत ये है कि बीजेपी की जो फ़लसफ़ा है ना, इट्स नॉट सेलिंग इन द वर्ल्ड। दुनिया जो है वो यूरोप स्पेशली द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज़ सेक्युलर। ये जो इंडिया के अंदर जो हो रहा है ये तो एंटी सेकुलर है। सो दिस इज़ अ वेरी रैबिड हिंदुत्व आइडियोलॉजी, और जिसके साथ इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ आर फीलिंग अप्रेस्ड। पहली दफ़ा इंडिया का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, और आप देखिए ह्यूमन राइट्स इंडेक्स की इंडिया इज स्लिपिंग। तो इंडिया का जो ग्रेट रोमांस था वाज विद द आइडिया ऑफ इंडिया। आइडिया ऑफ इंडिया नेहरू ने बनाया था। व्हाट वाज द आइडिया ऑफ इंडिया? अ प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेटिक country, free elections, regular elections, no military overhang, and most important, so many states, good federal system, workable federal system. It was a model of how an underdeveloped country should set up its political system and try and develop. तो वो जो रोमांस है ना, which is why
क्योंकि इतने कल्चर्स वहाँ फ्लरिश कर रहे थे फॉर ऑल दोज ईयर्स एक्सेप्ट फॉर द लास्ट 10 years कि दुनिया आती थी देखने के लिए. इंडिया वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट टूरिस्ट सेंटर्स इन द वर्ल्ड, अभी भी है. बट वॉट हैज़ हैपेंड इज़ दैट द बीजेपी एंड RSS का जो आइडियोलॉजी है और जिस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, ये दुनिया इस चीज़ को पसंद नहीं करती. इट इज़ काउंटर प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ द इमेज ऑफ इंडिया. तो इमेज के साथ ही तो रोमांस था कि इंडिया वॉज अ फेयर कंट्री. इट्स नो लॉन्गर अ फेयर कंट्री. इंडियाज़ डेमोक्रेसी इज़ failing at the edges, authoritarianism, populism, these are all things that the international community frowns upon. तो मैं ये समझता हूँ कि the idea of India उसको भी बड़ा धक्का लगा under नरेंद्र मोदी because he's trying to create a new idea of India. वो एक civilizational religious idea create करने की कोशिश कर रहा है which is not acceptable to the secular community at large. तो आई थिंक ये दिस इज़ बीन द लॉन्ग टर्म थिंग. शॉर्ट टर्म में आपको मैं बताऊं कि ये इंडिया ने जो अब अपने मसल्स फ्लेक्स करने शुरू कर दिए ना, जो शुरू उन्होंने सिखों के ख़िलाफ़ किया और अब ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं और वो रिबाउंड कर गया. वो आपने देखा कितने, अब कनाडा जैसा पीसफुल मुल्क, आज तक कनाडा का झगड़ा किसी के साथ नहीं हुआ. पहला झगड़ा उनका अगर हुआ तो इंडिया के साथ हुआ बिकॉज इंडिया डीप स्टेट ने जाके वहाँ सिखों को मर्डर करने का प्लान्स बनाए हुए थे. अमेरिका में भी ऐसे ही हुआ, यूके में भी ऐसे ही हुआ. तो दे आर शॉक्ड कि यार ये इंडिया की डीप स्टेट, व्हाट आर दे डूइंग. ये तो अक्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म कर रहे हैं और स्टेट टेररिज्म कर रहे हैं. सो आई थिंक दिस सॉर्ट ऑफ अग्रेसिव डीप स्टेट पॉलिसीज, अथॉरिटेरियनिज्म, अनअकाउंटेबिलिटी, religious fundamentalism, minorities की no protection and so on. I think these are the issues इस वक्त जो इंडिया को सपोर्ट नहीं मिल रही. और पाकिस्तान इज़ लकी कि एक ज़माना था, आपको याद होगा ज़ियाउल हक साहब का ज़माना था कि हमारे ऊपर भी इसी किस्म की पाबंदियाँ लग रही थी. लोग कह रहे थे यहाँ क्या कर रहा है, किस किस्म की इस्लामाइजेशन कर रहा है, एक्सट्रीमिज़म फैल रही है, एजुकेशन सिस्टम चेंज कर रहे हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. पाकिस्तानियत ख़त्म हो रही है, कुछ नई चीज़ बन रही है. तो आई थिंक इंडिया के अंदर भी कुछ लोग हैं वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान जिस फेज़ में से गुज़रा है, जिसके असरात अभी भी हमें नज़र आते हैं, इंडिया उस फेज़ में से अब गुज़र रहा है. लोग कहते हैं इंडिया इज़ द न्यू पाकिस्तान और द न्यू ओल्ड पाकिस्तान. आई थिंक जनरल मुशर्रफ ने कुछ रिवर्स करने की कोशिश की थी, कुछ हद तक कामयाब रहे. बट अभी भी एज यू कैन सी we are a deeply religious society, or religion has crept into our politics as well, and this is something the international community doesn't like because उन्होंने तो state and religion को separate किया हुआ है and so on. तो I think India, the romance of India is in trouble. The idea of India जिसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है कि what was that great idea of India, unity in diversity, let 100 flowers bouquet, वो ये नेहरू इस किस्म की बातें करता था. So I think these are the short term and long term reasons that India is not sort of in the same romantic terms and idealistic terms जो पहले था. ठीक है. परवेज़ मुशर्रफ तस्करा किया एनलाइटेंड इस्लाम की उन्होंने जो कोशिश की थी, इसके अलावा उन्होंने एक और ज़िम्न में भी कोशिश की थी 4 निकाती हल दे के मसला कश्मीर का. उसी से जुड़ा एक सवाल लाहौर से अदील साहब ने पूछा है. आज से पहले जितनी भी कोशिश हुई मसला कश्मीर हल करने के लिए, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान किन मामला पर कंसेंसस था, और आपके नज़दीक जब भी मसला कश्मीर हल होगा तो वो किन मामला पर होगा? छोटा सा शॉर्ट लेसन इन हिस्ट्री. कश्मीर को सीरियसली डिस्कस एक आध ओकेजन पे हुआ है. आई थिंक द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट वाज मेड बाय नवाज शरीफ जब उन्होंने बस डिप्लोमेसी की, आपको याद होगा या पढ़ा होगा आपने कि 1999 में उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब को दावत दी थी और वो बस में आए थे लाहौर, और यहाँ लाहौर में बाग़ जना में उनकी रिसेप्शन भी हुई थी. और उन्होंने उस वक़्त आके ये तस्लीम किया पहली दफ़ा, एक इंडियन लीडर ने, वो भी बीजेपी लीडर ने, दैट इंडिया एक्सेप्ट्स द आइडिया ऑफ पाकिस्तान as a separate state, valid state, legitimate state. ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी for the BJP to say this. कांग्रेस कहे या ना कहे उसकी उतनी अहमियत नहीं थी जितनी एक राइट विंग रिलीजियस पार्टी अगर ये तस्लीम करती है तो दैट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट नवाज शरीफ साहब की और वाजपेयी साहब की. मैं समझ रहा था उस वक्त एक बहुत क्रिटिकल डेवलपमेंट भी हुई थी
लोगों को याद नहीं है। मैं उस वक्त मुझे इसलिए याद है कि मैंने उसके बारे में लिखा भी था और पॉइंट आउट भी किया था। उससे कबल जब भी इंडिया पाकिस्तान की बात होती थी तो पाकिस्तान कहता था कॉम्पोजिट डायलॉग। कॉम्पोजिट डायलॉग से मुराद ये है कि पहले पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि हम सिर्फ कश्मीर पे ही बात करेंगे और किसी चीज़ पे बात नहीं करेंगे। पहले कश्मीर का मसला हल करें, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, दरियाए हैं, नहर है, ये है, वो है, सियाचिन है, ये बाद में हम बात कर लेंगे, पहले आप कश्मीर करें। उसको हमने कहते थे कोर इशू को करें, फिर बाकी बाद में। इंडिया कहता था नहीं, ऐसे है कि 7-8 चीज़ें हैं, एक टोकरी में डाल देते हैं, सबके साथ सबकी चीज़ों के ऊपर बातचीत शुरू हो जाए। कश्मीर की भी बात हो जाएगी, सर क्रीक की भी बात हो जाएगी, सियाचिन की भी बात हो जाएगी, तजारत की भी बात हो जाएगी। तो सब छोटी छोटी टीम्स बना देते हैं और ये सिमल्टेनियसली ये सब कुछ करते हैं। कश्मीर इज़ अ कोर इशू। ये वाली पाकिस्तान की अप्रोच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इसके दौरान जब वाजपेयी यहाँ आया तो क्वाइटली पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने और गवर्नमेंट ने कोर इशू वाली जो चीज़ थी उसको हटा दिया बीच में से। उन्होंने कह दिया वी विल सेटल ऑल आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स, ऑल आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स। कोर इशू वाला बात निकाल दी कि, और ये तय हुआ कि अब सब चीज़ें जो हैं वो इंडिया वाली बात मान ली, सब चीज़ें आगे चलेंगी। तो ये पहली मेजर अटैम्प्ट थी टू मूव फॉरवर्ड। उसमें इंडिया ने कंसेशन दी कि चले कश्मीर पे भी बात कर लेते हैं, पाकिस्तान ने ये कहा चले दूसरी चीज़ों पे भी बात कर लेते हैं, सो वी मूव फॉरवर्ड। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी लेड बाय जनरल मुशर्रफ, दे थॉट कि ये बड़ी ग्रेट बिट्रेयल है, इंडिया के साथ तो दुश्मन है, ये क्या होने जा रहा है, और उन्होंने इसको साबोटाज कर दिया बाय कारगिल। और वो जो सारा नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस शुरू हुआ था, जो नवाज शरीफ ने किया था, वो ख़त्म हो गया। और उसके बाद इंडिया स्टॉप ट्रस्टिंग यू कि यार है कि पॉलिटिशियंस कुछ बात करते हैं, पीछे से हमारी इस्टेब्लिशमेंट यहाँ की कुछ और कर देती। एंड देन नथिंग हैपेंड फॉर मैनी ईयर्स। सब कुछ ठप ही पड़ा रहा। नवाज शरीफ साहब चले गए, मुशर्रफ साहब आ गए। मुशर्रफ साहब आ गए और ये गए आगरा, मेरा ख्याल 2001 में। और 2001 में जब ये आगरा गए और वहाँ बातें शुरू हो गई कि चलो जी रिस्टोर करते हैं बात, मगर अब इस दफ़ा इंडिया ने कहा अच्छा जी ठीक है बात करते हैं, मगर अब थोड़ी सी तब्दीली होगी फार्मूले के अंदर। वो क्या, उन्होंने कहा ठीक है जी अब कारगिल शर्गिल तो होगी, माफ़ी शाफ़ी होगी, ख़त्म, आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़ना है? हमने कहा जी कश्मीर की बात होगी। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है कश्मीर की बात कर लेते हैं, मगर टेररिज्म की भी हम बात करेंगे। तो वो कह रहे थे कि ये आप बंद करें, ये जो टूटी खोली हुई है आपने, इसको बंद करें। हम कह रहे थे आप कश्मीर की बात करें। तो मुआहदा ये हुआ कि अब वो हुआ नहीं, टूट गई बात। हमने कहा कश्मीर की बात करें, उन्होंने कहा टेररिज्म की बात करें, तो बात नहीं बनी। मुशर्रफ साहब घर वापस आ गए। कोई आगरा गए थे, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर 3 साल के बाद मुशर्रफ साहब ने फिर एक अपॉर्चुनिटी ली। उस वक़्त मईशत को बूस्ट देना था, स्टेबिलिटी चाहिए थी, एंड इन्होंने बात शुरू की। मेरा ख्याल बीजेपी की गवर्नमेंट थी, मगर फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई और वो बात चलती रही। और वो बैक चैनल में बात हुई और उससे बहुत बारीक किस्म की अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और वो बात अब आगे बढ़नी थी और वो आगे नहीं बढ़ी क्योंकि मुशर्रफ साहब की हो गई छुट्टी। वो क्या थी बात, उसमें 4 पॉइंट्स थे और वो बैक चैनल से नेगोशिएट हो गई थी। अगर मुशर्रफ 1 साल भी और रह जाता तो मनमोहन सिंह थे वहाँ, वो हो जानी थी, मोहर लग जानी थी, कश्मीर सेटल हो जाना था। सेटलमेंट मोटी मोटी बात यही थी कि ये प्लेबिसिट शेबिसिट ये भी भूल जाएं, ये 50 साल के बाद इसको 50 ईयर्स लेटर वील रेज दिस क्वेश्चन, अभी ये प्री मैच्योर है, इसको छोड़ दें। इन द मीन वाइल क्या करना है, दोनों कश्मीर जो हैं, हमारा भी और उनका भी, इनके दरमियान जो लाइन है वो उसको ज़रा रबर लेके ना मिटा दें और इनको आना जाना शुरू कर दें, तजारत कर दें, उधर की इधर आए, इधर की उधर जाएं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, अमन की बात हो और लड़ाई झगड़े हम आपस के बंद कर दें। ऑटोनॉमी आप दे दें, हम दे देते हैं और लाइन को निकाल देते हैं। तो इसके ऊपर हो गई थी बात कि चलो जी दिस इज़ द बेस्ट वे आउट, लड़ाई झगड़े भी ख़त्म हो जाएंगे और कश्मीरी भी खुश हो जाएंगे। देन मुशर्रफ की छुट्टी हो गई और उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और यहाँ मैं ख़त्म करूँगा, मुंबई हो गया। मुशर्रफ साहब 2008 अगस्त में, जहाँ तक मुझे याद है, इनके ऊपर धमकी दी जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने, कहा कि हम आपको इम्पीच करेंगे, आप छुट्टी करें नहीं तो इम्पीचमेंट होगी आपकी।
मुशर्रफ साहब ने रिज़ाइन किया और अगस्त में चले गए। नवंबर दिसंबर है, मेरा ख़्याल है कि मुंबई के अंदर अटैक हो गया, वो कसाब एंड अदर्स। तो वो अगर कोई चीज़ मुशर्रफ की आगे बढ़नी थी अंडर द न्यू गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, वो रह गई। और वो दिन है, आज का दिन है, कोई फिर सीरियस कॉन्वर्सेशन कश्मीर पे नहीं हुई। और ये भी जो अभी आप बात जो कर रहे हैं, ये जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, इट इज़ नॉट सीरियस। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंडिया आपके साथ कश्मीर के ऊपर बात करे। वो कौन से हालात होंगे, कब होंगे, कैसे, कौन उधर होगा, कौन इधर होगा, जब इस किस्म की बात आगे बढ़ेगी या अब नहीं भी बढ़ेगी, आई कांट से। बट अभी कोई चांस नहीं है कि कश्मीर के ऊपर कोई बात हो सके।